मेरे साथ, पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों 4 जून से लेके आज तक, अभी तक बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मुगालफे में है, इस गलतफहमी में है, या मैं कहूं वो इस हसीन ख्वाब में है कि 99 लाके उसने कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया, कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया 99 सीट लाके। और वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 240 सीटों को बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। भारतीय जनता पार्टी एक माइनॉरिटी सरकार चला रही है। ये सोचिए सिर्फ, ये कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी की सरकार है। एनडीए गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड बाय मिस्टेक। ग्राफिक पे आ जाइए बस, 60-40 ग्राफिक्स। क्यों पता है आपको? दीपक चौरसिया जी, राहुल देव जी, हम बहुत बहस कर चुके हैं, लेकिन मुझे सच में बताइए, सच में, और मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, विपक्ष यह कहता है कि 240 से में जो सरकार बनाई है बीजेपी ने, वो एनडीए ने मिस्टेक से बनाई है। तो पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि भाई 1991 में जब 232 सीटों के साथ 8 सीटें कम थी कांग्रेस की, तो क्या गलती से बनाई थी सरकार? 2004 में उससे भी कम 145 सीटों के साथ जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, तो क्या गलती से बनाई थी सरकार? और 2009 में जब 206 सीटों के साथ यूपीए 2 बनाई थी, तो क्या गलती से बनाई थी सरकार? पूछता है भारत। और अगर यह काफी नहीं था, तो 2 शगुफे हैं, 2 शगुफे। और अब वो शगुफे वाला ग्राफिक्स शुभम। एक, विपक्ष ये बात परकुलेट कर रहा है, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है इस बात को जमीन तक पहुंचाने में, वो बीजेपी एनालाइज करे कि बीजेपी में मोदी वर्सेस शाह चल रहा है, मोदी वर्सेस शाह चल रहा है। बीजेपी कह रही है तुम बोलते रहो, तुम बोलते रहो, हमारा चल रहा है जो चलना है। मोदी जी निकल गए, फिर वापस भी आ गए हैं, बल्कि इटली से। और किसी को डाउट हो तो वो सेल्फी देख लीजिएगा इटली से जो आ रही। सो द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज एट इट एज ही शुड बी। लेकिन विपक्ष ये 2 शगुफे फैलाने में लगा है, और बहुत जबरदस्त तरीके से, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, जमीन पे भी। बीजेपी को टैकल करना है, काउंटर करना है, नहीं करना वो बीजेपी का काम। लेकिन ये बहुत जबरदस्त शगुफा, बैक ऑन द ग्राफिक्स, मोदी एंड शाह, कि बीजेपी में कुछ गड़बड़ी है। लखनऊ वर्सेस दिल्ली चल रहा है, बाबा वर्सेस शाह चल रहा है, नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। और इसी में इस समय ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास शिशिर, कि गोरखपुर में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की बैठक शुरू हो चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय, लेकिन ये नॉर्मल है। लेकिन विपक्ष, दीपक जी, इसको भी ऐसे बना रहा है कि ये आउट ऑफ द ब्लॉक है, ये आउट ऑफ द सिस्टम है, ये ऐसी बैठक है जो आज तक कभी हुई नहीं। और इलेक्शन के बाद अगर मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि ये जो दूसरा ग्राफिक है, ये इनका दूसरा शगुफा है कि आरएसएस और बीजेपी 2 फाड़ हो गई है। इसके बारे में मैं कल डिबेट कर चुका हूं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। 2 भाइयों की नोकझोंक को इनको बताना है, बताते रहे, लेकिन इससे विपक्ष का क्या फायदा होगा मैं नहीं समझता। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं, जिसके जितने नंबर आने थे, ग्राफिक चेंज, वो आ चुके हैं। जिसके जितने नंबर आने थे वो आ चुके हैं। विपक्ष ने हर एक पैतरा दर्शकों, ईवीएम की गड़बड़ी फेल हो गया, लोकतंत्र को खतरा फेल हो गया, संविधान को खतरा फेल हो गया। ग्राफिक चेंज बन सके। गारंटी कार्ड हम दे रहे हैं, राहुल गांधी का गारंटी कार्ड फेल हो गया। जातीय जनगणना फेल हो गई, पहनावा खान पान फेल हो गया। यूपीए का नामकरण, नेम चेंज करा था, इंडी, मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस भारत फेल हो गया। आप मुझे बताइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर विपक्ष बीजेपी को 272 से कम में रोक पाया है तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी ऑल द वे नहीं है, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 2 कंपैरिजन अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद अनुराग भदौरिया डिबेट कर, प्रेम शुक्ला जी के साथ राहुल देव जी और दीपक चौरसिया जी एनालाइज कर। मैं ये बात बता रहा हूं, आप देखिए कांग्रेस को कहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ।
ये ग्राफिक है मेरे पास, और ये स्टेट वाइज ग्राफिक है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा तक हारे हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ बेस्टिन हार गए। मिजोरम, दिल्ली, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, ये वो प्रदेश हैं जहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। वहां दूसरी तरफ बीजेपी को कहां कहां मेजर नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, 1 कम 30, 29 सीटों का नुकसान हुआ है भाजपा। 5 सीट हरियाणा में नुकसान हुआ है, पंजाब में 2 सीट, लद्दाख, राजस्थान में 10 सीटें। कांग्रेस ने 2014 के बाद और 19 के बाद अपना अकाउंट खोला है। पिछले 2 इलेक्शंस में कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया था भाजपा ने। 10 सीटों का नुकसान हुआ है भाजपा को राजस्थान में। गुजरात में भी 1 सीट, भले ही 1 सीट, लेकिन 14 और 19 में 1 सीट भी नहीं दी थी बीजेपी। लद्दाख में 1 सीट का नुकसान, पंजाब में 2 सीटों का नुकसान, महाराष्ट्र में 14 सीटों का नुकसान, कर्नाटक में 8 सीटों का नुकसान। इसमें स्टेट वाइज बनाना चाहिए था आपको, शुभम गलत बनाया, स्टेट ऊपर आना चाहिए था। बिहार में 5 सीटों का नुकसान, झारखंड में 3 सीटों का नुकसान, बंगाल में 6 सीटों का नुकसान, और सरप्राइजिंगली अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान से हारे कांग्रेस के, लेकिन तब भी यहां बीजेपी को 6 सीटों का नुकसान है। मणिपुर में भी 1 सीट का नुकसान है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी है। तो एनालाइज दोनों को करना है, लेकिन सरकार देखिए, जो राजनीति होती है उसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस होती। इसको बेहतर शब्दों में राहुल देव जी जरूर एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन बात यही है, रियलिटी यही है, मोटा मोटा यही, जिसकी सरकार है चल उसी की रही। तो बीजेपी अभी एक कंफर्ट जोन में है। नीतीश कुमार जी की अभी आज तबीयत खराब हुई है, मेरे को पता लगा है कि उनको पटना स्थित मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। बीजेपी के बड़े नेता पता कर रहे हैं उनकी हेल्थ के बारे में। विद गॉड्स ग्रेस ऑल शैल बी ओके। चंद्रबाबू नायडू बहुत खुश हैं, वो उनके बेटे पवन कल्याण सब आंध्र प्रदेश में सरकार में है, अच्छा चल रहा है। लेकिन कांग्रेस अब उठा रही है, अब कहां गया परिवारवाद? तो बीजेपी कह रही देखेंगे। तो बीजेपी इज ऑल्सो मतलब बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, लेकिन वो परसेप्शन दे रहा है कि देखो हम सरकार में हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कांग्रेस को है। कांग्रेस फिर विपक्ष में है। कांग्रेस कह रही है भैया 2 इलेक्शन में हमें समझ आ गया, 19 में हम 99 पे आ गए हैं, अगली बार हम 200 पे आएंगे, 29 हमारा है, ये कांग्रेस का नारा है। तो किसका नारा कितना सही, ये जरा देखिए स्पेशल रिपोर्ट, और उसके बाद इन बड़े बड़े गणमान्य ज्ञानी व्यक्तियों का जरा ज्ञान सुनते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। This was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है, मोदी जी को मैंडेट नहीं है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। तीसरी बार में 99 भी नहीं कांग्रेस पार कर गई। जितनी सीटें उन्हें आई है सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को मिला करके केवल भारतीय जनता पार्टी को उससे अधिक है। ये सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी, ये बहुमत भाजपा का बहुमत नहीं। इसी गलतफहमी में ये अभी जो है वो 5 साल ही रहेंगे, फिर अगले 5 साल भी इसी गलतफहमी में रहेंगे, फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा इनका। एक श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए और एक बगैर नेतृत्व के इंडी गठबंधन। वो लोग आ गए हैं बाई चांस, आगे देखेंगे कि उनका कोई स्थान नहीं रहे। हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। पूछता है भारत। जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नेता प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल देव जी जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन सर। वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी भी जुड़ रहे हैं। मैं तो कई बार पूछता हूं दीपक जी, हाउ डज इट फील, एंकर से पॉलिटिकल एनालिस्ट तक का सफर। विनीत गोयनका जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत कॉन्फिडेंट हैं आजकल, और आजकल इनकी ना खेत में आलू की सब्जी काटने की फसल काटने की दीपक जी, और ना इनका बर्फ का गोला बनाने वाली वीडियोस आ रही हैं जब से इनके 36-37 सांसद जीते हैं। अब ये वो महंगा वाला जूता पहन के खेत में नहीं जा रहे हैं, आजकल ये लुटियंस दिल्ली में घूम रहे हैं। दुष्यंत नागर जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, पहले मैं चाहता हूं 3 वर्सेस 3। थैंक यू वेरी मच। राहुल देव जी, ये डोसा वाला कमेंट आता है,
देखिए बीजेपी कह रही है आप हमें क्रिटिसाइज करते रहो, वी आर ऑल ओके, लाठी हमारी है, भैंस हमारी है, सरकार हमारी है। बट ये राहुल गांधी का डोसा वाला कमेंट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मेरे को कुछ औचित्य समझ नहीं आया सर, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो आप बताएंगे क्या? राहुल देव सर प्लीज, विंडो स्टॉल। राहुल जी। ऐश्वर्य, मैंने ये डोसा वाला कमेंट सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आप ये मुझे बता दें उन्होंने क्या कहा है तो शायद सर जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट विजुअल हटाइए। हाँ। अगर संविधान चला जाता, ये राहुल गांधी कह रहे हैं, एंड इन इंग्लिश, मैं उसका सिर्फ हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, एंड वर्ड टू वर्ड सर वर्बैटिम, अगर संविधान चला जाता तो कोई केरल आता और ये कहता कि हम चाहते हैं कि आप मलयालम में ना बोलें, आप नाश्ते में डोसा मत खाओ और न जाने क्या क्या। सर हम तो दिल्ली में भी, यहाँ नोएडा में बैठे हैं, डोसा खा रहे हैं, और रिपब्लिक के कैंटीन में सर डोसा बहुत बढ़िया, मैं खुद खाया, और स्टूडियो में दुष्यंत नागर बैठे हैं सर, मैंने उनको भी खिलाया बढ़िया वाला मसाला डोसा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, ये मतलब व्हाट इज ही ट्राइंग टू से सर? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मैं इन पर और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है उस पर मैं दोनों को मिलाकर एक बात कहता हूं प्लीज, कि चुनाव खत्म हो गए हैं, चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया है और अभी एक लंबा इंतजार बाकी है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें करने जो चुनाव प्रचार के दौरान तो ये चल सकती थी और सबने कही अपने अपने ढंग से और किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब इनका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस पर हम बहस करने से भी कुछ निकलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि एक स्थिति है जो देश के सामने है, किसकी कहां पर कितनी सीटें कब हुई ये सबको पता है, आपने भी बता दिया, हर प्रदेश में भी लोगों को पता है। एक मोटा तथ्य, एक निष्कर्ष जो शुरू से मैं कह रहा था, कुछ और लोग भी कह रहे थे, कि ये किसी एक राष्ट्रीय आख्यान वाला नहीं था। अलग अलग राज्य के अपने अलग अलग आख्यान थे, अलग राजनीति थी, अलग चुनौतियां थी, अलग समीकरण थे, अलग मुद्दे थे। उनका उन प्रादेशिक मुद्दों और उनका एक समुच्चय राष्ट्रीय रूप में हमारे सामने आया है। अब इस पर अभी जो शुरू हुआ है ये कार्यकाल, इस पर अभी कह देना कि ये टलेगी नहीं, ये अल्पमत की है, ये कुछ गिर जाएगी, ये केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध है। मैं समझता हूं कि इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। खड़गे जी ऐसा क्यों कह रहे हैं मैं नहीं जानता। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो या तो वो बताएं, या फिर जब तक कुछ सामने नहीं आ जाता हम सबके सामने, तब तक चुप रहे। राहुल जी, दीपक जी, इनिशियल कमेंट, स्टार्टिंग कमेंट, ये इसका औचित्य क्या है? इससे व्हाट यू अचीव? नथिंग। राहुल देव जी भी कह रहे हैं कि मुझे इससे समझ नहीं आ रहा क्या प्राप्त कर रही है कांग्रेस, लेकिन मुझे लग रहा है कांग्रेस को भी लग रहा है अभी कुछ करने को नहीं है। कांग्रेस को लग रहा है अभी अगला चुनाव 29 में है, 27 के एंड में 28 में जागेंगे, तब तक क्या करें? कुछ तो करना है, जैसे मैंने बैठाया था, समय बिताने के लिए करना है। नहीं, ऐश्वर्या अंताक्षरी खेल लेते, इससे अच्छा तो अगर पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करने से अच्छा समय बिताने के लिए करना है कुछ काम तो अंताक्षरी खेल लेते। और गाने तो सबको पता ही है, मुझे पता नहीं राहुल जी को कितने हिंदी गाने आते हैं, खड़गे जी को कितने आते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जो गीत संगीत से जुड़े हुए हैं। अभी गाएंगे, हमारे अनुराग भाई गाएंगे ना, अनुराग भाई बहुत अच्छा गाना गाते हैं और बिल्कुल संगीत वाली फैमिली से आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, खड़गे जी जो कह रहे हैं ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है, और ये युद्ध इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में, 4 से 5 महीनों में, 2 सबसे प्रमुख राज्यों के चुनाव हैं। एक चुनाव हरियाणा में है, जहां पर हरियाणा में 5 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी को दिया है। भारतीय जनता पार्टी वहां से 10 साल सरकार में है, वहां पर उनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है। और दूसरा राज्य जो हरियाणा के साथ चुनाव में जाएगा वो राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 3 पार्टियों का गठबंधन है, और कांग्रेस और उनका जो महागठबंधन है उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया है। तो मेरे ख्याल से ये साइकोलॉजिकल प्रेशर इसलिए बनाकर रखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि हम एंकर की भूमिका में हैं, हमको हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए एक माहौल तैयार करना है, और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को जो है कंफ्यूज रखना है। बड़ी सिंपल स्ट्रैटेजी होती है, इफ यू कांट कन्विंस समवन, कंफ्यूज देम। तो कंफ्यूज करने की रणनीति इंडिया अलायंस की है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की है। हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए वो माहौल बना रहे हैं, और हरियाणा और महाराष्ट्र में पलक झपकते ही ये चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है, और इन दोनों प्रदेशों में नीतीश कुमार जी की तबियत नासाज है। बिल्कुल दीपक जी, और नहीं बोलिए प्लीज। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके,
अब मैं चाहता हूं प्रेम शुक्ला जी और अनुराग यहाँ पर भदौरिया। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके और सर। उसके बाद जो 3 राज्य आएंगे वो दिल्ली आएंगे, दिल्ली के बाद झारखंड आएगा, और झारखंड के साथ साथ ही जो तीसरा राज्य चुनाव के लिए आएगा दिल्ली झारखंड, वो होगा बिहार। तो ये 3 जब राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश तो भी बहुत दूर है, वाटर टेस्ट करना चाहता है कांग्रेस गठबंधन। क्या फ्लूक में सब काम हो गया जो कुछ हुआ है बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर या वाकई और महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल। या वाकई उनकी पॉइंट टेकन दीपक जी, पॉइंट टेकन दीपक जी। प्रेम शुक्ला और अनुराग भदौरिया कमिंग फॉर ओपनिंग कमेंट्स। राइट दीपक दादा, आ रहा हूं वापस, दादा वापस आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ है, हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान हुआ है, बंगाल में 6, झारखंड में 3, कर्नाटक में 8, बिहार में 5। जो 2 सबसे क्लोज इलेक्शंस हैं हरियाणा और महाराष्ट्र, वहां एक में 14 और एक में 5 सीटों का नुकसान हुआ है। और इसीलिए इंडिया अलायंस इतना कॉन्फिडेंट है। इसीलिए अनुराग भदौरिया आजकल ना काला खट्टा गोला का वीडियो बना रहे हैं और ना किसी और चीज का, क्योंकि अब दे हैव स्मेल्ड, उनको लग रहा है अभी मौका है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। प्रेम शुक्ला जी। ऐश्वर्य जी, देखिए वस्तु स्थिति पर बात करें तो कांग्रेस का जो 1999, जब से श्रीमती सोनिया गांधी, 1999 इसलिए बेंचमार्क पकड़ रहा हूं, जब से श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की राजनीति पे उनका सिक्का जमा, उससे लेकर अब तक के चुनाव में 1999 में 115 सीट, 2004 में 145 सीट, 2009 में 206 सीट, 2014 में 44 सीट, 2019 में 52 सीट और 2024 में 99 सीट, सब मिलाकर 660 सीट होती है। श्रीमती सोनिया गांधी जब से कांग्रेस की राजनीति में आई है तब से कांग्रेस को कुल सीटों का योगदान 660 सीट है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पिछले 3 चुनाव में 2014 में 282 सीट, 2019 में 303 सीट और 2024 में 240 सीट, ये सीटों की संख्या होती है 825। यानी श्रीमती सोनिया गांधी के 6 चुनाव में नेतृत्व में जो सीटें मिली, उससे 165 अधिक सीटें आदरणीय मोदी जी को 3 चुनाव में मिली हैं। इसके बाद भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब है कि इन्होंने 2004 और 2009 में इनको कोई अधिकार नहीं था, सत्ता में अनायास बैठ गए थे। ये कहना चाह रहे हैं क्या? अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 1998 के चुनाव मुझे याद है, श्रीमान शरद पवार ने उस समय जो है महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व का गठबंधन बनाया और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कुल मिलाकर जो है 12 सीटें मिली थी, 36 सीटें जो है वो कांग्रेस के अलायंस को मिली थी। साल भर बाद 1999 में चुनाव हुआ। उस 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 33 सीटों पे आ गई। 1 वर्ष के भीतर ये मैंने 98-99 श्रीमती शरद पवार के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस को जो है मिली यहाँ सीटों की संख्या 36 थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, सीटों की संख्या उनकी घटकर 15 रह गई। तो इस तरह के चुनाव तो 15 कुल मिला के, मतलब मैं एनसीपी और कांग्रेस दोनों मिला के थी। तो ये स्थितियां होती हैं, तो 3-4 महीनों का समय बहुत होता है। और आप महाराष्ट्र की आज की वर्तमान स्थिति जान लीजिए, कांग्रेस प्लस अलायंस को 2,03,000 कुल मिला के 2,03,000 अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के अलायंस से अधिक मिले हैं। अब 288 सीटों से अगर आप 2,03,000 वोट को विभाजित कर दें तो 500-600 वोट बड़ी मुश्किल। ओके प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया और दुष्यंत नागर आपको जवाब देना चाह रहे हैं। नेतृत्व वाले गठबंधन को मिली ओके प्रेम शुक्ला जी, अनुराग जी की संख्या से ये तय है। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। लड़ेंगे विधानसभा बेहतर। ओके प्रेम जी, ओके प्रेम जी। पुराना सुनिए, देखिए ऐश्वर्या जी, एक पुराना गाना था, आपने सुना होगा, उसकी 2 लाइन सुना दें तो दीपक जी गाना आ गया। दीपक जी गाना आ गया। देते हैं भगवान को धोखा, दीपक जी आपने कहा था आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे, छोड़ेंगे कसमें वादे प्यार वफा सब बातों है बातों। आ रहा हूं दादा, क्या मैंने बोला ना, तो ये आप इससे समझ गए होगे किसका मतलब क्या। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन पूरा 100% क्या होगा। फिर कहो दोहरा दें, देते हैं इंसान, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे कसमें वादे प्यार वफा सब बातों है बातों का क्या। ये देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किसके बारे में पूरा देश समझ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि आपको
ये गाना अनुराग भाई आपने खुद इंडिया अलायंस के लिए गाया है। मैं कारण उसका बता देता हूं, सुन लीजिए। ये गाना आपने इंडिया अलायंस के कारण गाया है। मैंने कहा बहुत अच्छे गाना गाते हैं, मुझे पता है आप एक संगीतमय परिवार से आते हैं, आपके यहाँ सब संगीत की साधना करते हैं, लेकिन ये गाना आपने इंडिया गठबंधन के लिए गाया है। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आपने अभी अभी कर्नाटक में 3 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा है और 3.5 रुपए डीजल का दाम बढ़ा दिया है। ये इंडिया अलायंस ने किया है। तो आप अब हो गया, भगवान को धोखा दे दिया आपने। ठीक है, अब हो गया तो मैं अपनी बात कह लूं। ओके दीपक जी, जवाब दे रहा हूं। रुक जाइए, दाम बढ़ा दिए कर रहे हैं आप, बेवजह बैटिंग कर रहे हैं, भगवान का धोखा दे दिया। आउट हो चुके हैं, कहाँ बैटिंग मार रहे हैं? अनुराग भदौरे आउट किए जा रहे हैं भाई। उस रन का कोई मतलब नहीं है जहां आउट दे दिया हो। जब आउट दे दिया जाता है उसके बाद पिच पे दौड़ने से कोई फायदा नहीं है दीपक जी। अंपायर ने आउट दे दिया, आप झूठे पिच पे दौड़ रहे लेके विकेट, कोई फायदा नहीं। आपको लग रहा है आप रन बना रहे हैं, वहां पे आप आउट हो चुके हैं, रन काउंट नहीं होंगे। अब मैं अपनी बात कह लूं, देखिए सवाल यह है, इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ कभी भी, आप देखिए सारा डिबेट किस पे होगा, किसने क्या बोला, क्यों बार बार कर रहे हैं, इसी बात पता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि वो खिसिया रही है। उसे पता है कि उसने जनता के साथ कोई काम नहीं किया। 400 पार का नारा दिया था, 240 पे आके रुक गए। इसके मतलब जनता ने उनको हरा दिया है। जनता ने उनको बता दिया है कि आपको बहुमत हमने नहीं दिया है, आप चौड़े होने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब एनडीए गठबंधन आप बोलने लगे हो। क्यों एनडीए गठबंधन आपको याद आया? तब तो आप नहीं कर रहे थे। अब की बार एनडीए की सरकार, एक बार भी आपने नहीं बोला अब की बार भाजपा की सरकार, गारंटी देते घूम रहे थे, क्योंकि है नहीं तो ना, गारंटी कहां चली गई? अब गारंटी की गारंटी तो आपने कभी बोला है ही एनडीए की सरकार। हारे हो ना, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है, क्योंकि उनके अहम को हराया है, उनके विचारों को हराया है, उनकी नीतियों को हराया है। जो जनता को उन्होंने दर्द दिया है, जनता ने उनको वोट के माध्यम से हरा दिया है। अब बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब भी बात होगी मणिपुर में तो जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी। जब भी बात होगी या महंगाई की तो जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी। जब भी यहां बात होगी कि पर्चा लीक हो रहा लगातार, जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी। युवाओं ने आत्महत्या की तो जिम्मेदार कौन होगा बेरोजगारी से? भारतीय जनता पार्टी। किसान यहां धरने पर बैठा रहा, जिम्मेदार कौन होगा? उनकी मौत हुई, भारतीय जनता पार्टी। अब जब भारतीय जनता पार्टी सारी चीज की जिम्मेदार है, 10 साल से सरकार में है, तो फिर इधर की बातें क्यों कर रही है? मेरी समझ में नहीं आता। आप तो कह रहे थे कि हम तो सर्राटे में जीत जाएंगे, विपक्ष को कुछ समझते नहीं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में आप अयोध्या हार गए, आप नासिक हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वरम हार गए। प्रभु राम के नाम पे आप राजनीति कर रहे थे, प्रभु राम ने आपको नकार दिया, बोले नहीं हमारे नाम पे राजनीति नहीं होगी। अगर आपको करना है राजनीति तो हमारे बच्चों के विकास की बात करो, हमारे बच्चों के लिए क्या आपने सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने की बात करो, जिस पे आपने बात नहीं की। अब हार गए तो खिसिया रहे हो। अब खिसियाने के बाद तरह तरह की बातें बोल रहे हो। आपने एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई है, इसलिए मत कहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी नागर जी को डालिए प्रभु, एनडीए की सरकार आपने बनाई है। ओके अनुराग, दिन बनाई है, सुनिए होल्ड ऑन, वो आप भी जानते हैं कितने दिन चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। विनीत गोयनका जी, उसमें सुन लीजिए, आप हर डिबेट की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी को राम राम से, श्री राम से, जय श्री राम से। हाँ बोलिए, अनुराग जी बोल रहे हैं भाई, उनको बोलते हुए तो रख लो आने ना। बोलिए बोलिए। को पार्टी तोड़ने की आदत है, तो हम तो चिराग पासवान की पार्टी को कहेंगे भैया अपना अध्यक्ष चुन लीजिए, टीडीपी को भी कहेंगे, जेडीयू को कहेंगे जल्दी से अपना लोकसभा का अध्यक्ष चुनिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ और सत्ता बना रहे हो, कब किसकी पार्टी को तोड़ देगी कोई भरोसा नहीं है। सेना तोड़ चुके हैं, एनसीपी तोड़ चुके उसके पहले, और चिराग पासवान की पार्टी को खुद को तोड़ चुके थे, इसलिए बच के रहना रे बाबा। अनुराग जी, अभी जब आपको छोड़ रहा हूं, अपने फोन में अगर अभी आईपैड या आपका आईफोन है या वो बड़ा वाला टीवी स्क्रीन है, तो ये ग्राफिक जो अभी शुभम ने बनाया है, इसको जरा एनालाइज कीजिए। सुनिए अनुराग जी, गाना गा लिया आपने, अब आप जरा सेल्फ एनालाइज कीजिए ये जो अगला ग्राफिक चल रहा है। लेकिन विनीत गोयनका, आप अपनी हर एक डिबेट की शुरुआत करते हैं श्री राम, जय श्री राम, राम राम से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मौका मिला दिया है बीजेपी ने विपक्ष को, इसीलिए दिया है क्योंकि आप दुनिया भर में ढिंडोरा पीट रहे थे और आप अयोध्या में हार गए, तो आपने उनके हाथ में रखा। कुछ तो गड़बड़ी की है ना कहीं, कुछ तो किसी लेवल पे, चाहे वो लोकल लेवल पे है, बूथ लेवल पे है, कुछ तो है, नहीं तो अनुराग भदौरिया बोल नहीं पाते। आप समझिए मेरी बात विनीत जी। ऐश्वर्या जी, फैक्ट इज फैक्ट। ऐश्वर्या जी आपको राम राम। मैंने कहा ना, बहुत अच्छी बात है जी, आपको भी, उनको भी राम राम। राहुल देव जी तो पिताजी से हैं, उनको विशेष राम, और सभी दर्शक उनको भी राम राम। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी, खड़गे जी, क्या ममता जी या अखिलेश जी साथ में बैठकर इस देश के लिए केवल 10 पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना सकते? यू आर नॉट वॉचिंग टीवी। कितने दिन हो गए? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अगले दिन बोल दिया मेरा अलायंस खत्म, आगे बढ़िए सर, दिस इज ओवर।
देयर इज नो अलायंस एनीमोर। सो देखिए उनका क्या व्यू है, आज तक जनता को नहीं पता। तो उनका व्यू क्या बिग टेप का जो गणतंत्र के अंदर दखलंदाजी, सरकार बनाने के लिए आया था, सरकार नहीं बना पाए, दोबारा अलग अलग के बारे में तो व्यू क्यों बताया नहीं। तीसरी बात, दलितों का जो हक जो है, बाकी की जो अल्पसंख्यक उसके ऊपर उनका कोई व्यू है क्या, वो बताया। महिलाओं के सम्मान में पर्दा विरोधी उनका कोई ऐसा कोई विषय है क्या? क्या वो महिलाओं को पिता की संपत्ति में हक दिलाने के लिए कुछ है क्या? कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, कोई विजन नहीं, केवल एक ही है कि उस व्यक्ति का अपमान करे जो 5 बार लगातार जीतता है और अब की बार थोड़ी सी गलती से कम हुआ है। 2007, 2012, 2014, 2019 ये जो है हैट्रिक पे हैट्रिक मारते गए। पहली बार जब थोड़ा सा कम हुआ है तो वो जो है अपनी आप को बड़ा मानने लगे। ये परिवारवादी लोग हैं जो देश को आगे बढ़ते नहीं दे सकते, वो देश के बारे में नहीं सोचते, केवल खुद के परिवार के लिए लेते हैं। बताए तो जरा अनुराग भाई कि उनके पार्टी में जितने लोग जीत गए उसमें से एक ही परिवार। राहुल जी आ रहा हूं, एक सवाल आपसे पूछना है, बताने की जरूरत है क्या? परिवारवादी पार्टियों के साथ सत्ता बनाएंगे, उसके बाद परिवार की बात नहीं। अभी आप कैसे बोल सकते हैं विनीत? आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्या लोकस स्टैंड है? चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं, नारा लोकेश उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके पास क्या लोकस स्टैंड है? प्रेम जी आ रहा हूं आपके पास, आप बोलिए। परिवार के तो 5 लोग जीत गए। अरे अभी वो लोकस स्टैंड है नहीं है आपके पास भाई। अरे विनीत अभी वो लोकस स्टैंड है नहीं है भैया, नहीं है तो नहीं है। परिवारवादी दूसरा पॉइंट पे आइए। यहाँ बैठ के देश को ज्ञान दोगे? अरे भाई आप मानिए परिवारवादियों के भ्रष्टाचारियों को तो आप अपने साथ मेरे को हटा दीजिए। राहुल जी को लाइए, प्रेम जी को लाइए। की बात करोगे? ओके ओके करके दुष्यंत नागर। अरे बिल्कुल नमस्कार। लेकिन अनुराग जी एक सेकंड ओके विनीत जी, ये फिर आप जानते हैं ये फिर कैसी डिबेट हो जाती है। अनुराग जी आ रहा हूँ। अनुराग जी दुष्यंत नागर बोले नहीं है अभी तक। रिलैक्स। अरे आ रहा हूँ, क्या देखिए अभी पहले पढ़ने दीजिए मैसेज। अनुराग जी आपके लिए मैसेज आया है दूर सुदूर से, आपके लिए दूर सुदूर से मैसेज आया है, सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया आपके लिए मैसेज आए हैं 2, अभी ये सुनेंगे नहीं, आपके लिए 2 मैसेज आए हैं, सुन लीजिए। अरे भाई आप जनता की बात नहीं सुनोगे इसलिए नहीं जीतते हो भाई, कमाल की बात। अच्छा ठीक है, नहीं सुनना मत सुनो। दुष्यंत नागर अच्छा सुन रहे हो, सुन लो। वो कह रहे हैं नेक्स्ट टाइम यू कॉल अनुराग जी ऑन वीकेंड्स प्लीज मेक श्योर एटलीस्ट वो वीकेंड पे तो गाना ना गाए। और दूसरे लिख रहे हैं कि मिस्टर कपूर अनुराग जी ने इतने अच्छे गाने के सुर बिगाड़ दिए सर, वीकेंड है। अब मैं क्या बताऊं, लेकिन ये आपके लिए पर्सनल कमेंट से दर्शकों के। लेकिन दीपक जी आजकल भविष्यवाणी भी करने लगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन दुष्यंत नगर ऑन अ सीरियस नोट, महाराष्ट्र में बीजेपी को 14 सीटों का नुकसान हुआ, हरियाणा में 5 और यहां अगले 2 इलेक्शन है। क्या यही है आपके जोश का रीजन? देखिए खरगे जी ने बड़ी गंभीर, राहुल जी को रखिएगा, मेरे को अगला सवाल लेना। खरगे जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ प्रेम जी शुड बी ऑन है, उसे भारतीय जनता पार्टी के लोग पाने के लिए नए नए आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इनकी बात में दम नहीं है। हमने सरकार के गठन से पूर्व में परिणाम आने के बाद देखा किस प्रकार से जेडीयू के लोग रेलवे मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, टीडीपी, लोकसभा अध्यक्ष, कैसे कैसे मंत्रालयों की मांग हो रही थी। वो उन क्षेत्रीय दलों को पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद में ना देखेंगे आप एनडीए का कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोई संचालन समिति का गठन नहीं हुआ, कोई कन्वीनर नहीं है, कोई अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से जो सहयोगी दल हैं उनको विश्वास में लेके आगे बढ़ने के मूड में नहीं दिख रही है। और लोकसभा अध्यक्ष के लिए अरविंद केजरीवाल आपके साथ हैं? जी है आपके साथ। देखिए उनको ऑफिशियली अनाउंस किया उन्होंने। उनको तो शुक्ला जी ने जेल में डाल रखा है, उनके साथ तो क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं मैं क्या ही कहूं, उसके लिए पूरा एक डिबेट की जरूरत है। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चल रही है और लोकसभा स्पीकर के लिए भी अपने सांसद का नाम आगे बढ़ा रही है जो आंध्रा से आते हैं, तो उसके बाद लगता है कि अंतर विरोधों से और सहयोगियों के साथ में कोऑर्डिनेशन ना करने की वजह से ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी और अस्थिर सरकार का सपने आपको देखना अधिकार है, मैं आपको सपने देखने से नहीं रोक सकता, लेकिन जो राहुल देव जी ने शुरू में कहा था वो समझिए आप, इसका कोई औचित्य नहीं है। या तो आपके पास कुछ हो, फैक्ट हो, आपको लग रहा हो कि आप कुछ कर सकते हैं, आप तोड़। 244 सांसद हैं और हमारे पास में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग गठबंधन है जो नीतियों पे साथ है, जिसकी समन्वय समिति है। और ये क्या ताली बजा रहे हैं? बैठक हुई है नहीं, और बीजेपी वाले क्या ताली बजा रहे हैं? जिसने देश के सामने एक घोषणा पत्र, एक मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के दिया। आपका बता दीजिए शुक्ला साहब का कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है?
इनका कौन सी कन्वेनर है, कौन सी समिति है, कुछ नहीं है। ओके। इन्होंने तो सारे जो भी हैवी वेट, विनीत जी ऑडियो नहीं आ रहा, आपका आ रहा हूं। ओके, वो ठीक सब है। अपने पास राहुल, ओके ओके, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं उसके बाद दिया। मैं राहुल जी के पास जा तो रहा हूं। ऐसी परिस्थिति में अल्पमत की सरकार का अपना कार्यकाल पूरा करना संदेहपूर्ण है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं इसमें, और फिर मैं राहुल जी से एक सवाल लेना चाहता हूं। जी बोलिए प्रेम जी। ऐश्वर्य जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इंडी अलायंस में ममता बनर्जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 3 सांसदों वाले आम आदमी पार्टी जो है वो इंडी अलायंस में शेष बचे हैं कि नहीं बचे हैं, और अगर वो शेष बचे हैं तो आज आपके दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जिन केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने गए थे वो क्या था? तो आप जो है कृपा कर ये बताइए, इंडिया अलायंस का कन्वीनर श्रीमान जी, इंडिया अलायंस का कन्वीनर कौन है, जरा बताइए। अरे भाई चीख रहे हैं आप, मैं आपको सुन रहा था। गठबंधन जनता के प्रति जवाबदेह है, एक एक करके। अगर हमारे गठबंधन की सहयोग, एक एक करके प्लीज दुष्यंत, लोगों को बिजली पानी, एक एक करके जब आप बोले तो वो सुन रहे थे। जी मैं इनको सुन रहा था ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। धैर्य क्यों चले जा रहा है? प्लीज डोंट डू दिस मल्टी। ये धैर्य दुष्यंत जी का क्यों खो दे रहे हैं? आराम से बोलिए। सुश्री ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए टुकड़े पे चुनाव लड़ती है। तो कृपा करके मुझे बताइए, राहुल गांधी क्या भिखमंगे हैं जैसा कि ममता बनर्जी कहती? मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा आरोप राहुल गांधी पे नहीं है। श्रीमान उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। आपको चाहिए तो वीडियो सुना देता हूं, यह उद्धव ठाकरे का बयान 2019 का है। तो आपके पास और अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो जैसे ही चुनाव खत्म होता है वो तत्काल बाहर हो जाती है अलायंस से, और जब बाहर हो जाती है, आज देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो आपकी केजरीवाल सरकार किस तरह से विफल रही है, वो पानी दिल्ली वालों को नहीं पिला पा रही है। इसके लिए आज उन्होंने मटका मोर्चा निकाला और मटके फोड़े हैं। तो आपके साथ है कि नहीं है? और इंडिया अलायंस का कन्वीनर कौन है, आप मुझे बता दीजिए। चेयरपर्सन कौन है, मुझे जरा उसका नाम बता दीजिए। आपके बताने से क्या होता है, ऑफिशियली आया नहीं, अभी रिलैक्स दीजिए। उसके 10 आप जो है बिंदु बता दीजिए। शुक्ला जी 10 नहीं 11 बताऊंगा। दुष्यंत जिस प्रकार से आपने डीएनए की और क्या क्या नहीं बोला जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, उसके बाद भी आप उनसे गठबंधन करने राहुल गांधी को जूते मारने वाला आपको मैं बताना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को किस प्रकार से आपने अभी जूते खाने सरकार के गठन से पूर्व में अपने साथ लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आपको मना कर दिया, अपना दरवाजा बंद कर दिया। ममता जी के यहाँ भी आपके दूत लगे हुए थे किसी तरह से सेंधमारी कर लें, लेकिन आपकी आकांक्षा मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या राहुल देव जी दीपक चौरसिया एक सेकंड, ओके ओके दुष्यंत जी बस अब शांत हो जाए। क्या नाम? राहुल देव जी प्लीज, राहुल देव जी प्लीज, प्रेम जी आर, राहुल देव जी, दीपक चौरसिया जी ऑल्सो, अनुराग भदौरिया, विनीत गोयन का कैन हैव दीस 4 पीपल। राहुल देव जी, ममता बनर्जी की पार्टी में क्या हो रहा है सर? यू आर मोर वेल कनेक्टेड देन मी, आप जानते हैं क्या हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी सडनली एक दिन बोलते हैं कि वो छुट्टी पे जा रहे हैं, ऑल इज नॉट वेल। ठीक है, वी आर हेयर टू एनालाइज, हम लोग जर्नलिस्ट हैं सर, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, एनालाइज करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, कई बार तिल का ताड़ भी पत्रकारी बनाते हैं, और कई बार बहुत दूर की सूंघ भी ले लेते हैं और उसको एनालाइज भी कर लेते हैं। लेकिन सर ये बोलना कि अभी ये 240 वाली सरकार का कोई औचित्य नहीं है, तो सर फिर मतलब वो पार्टी जो 145 सीटों के साथ सरकार चलाई हो 5 साल, वो कह रहे 240 की सरकार बाय मिस्टेक फॉर्म हो गई, इसका भी कोई मतलब नहीं है सर। और अभी जैसे आपने कहा ये प्रेजेंट सरकार में कोई दिक्कत नहीं है कहीं, आपका महाराष्ट्र वाला और हरियाणा वाला पॉइंट बिल्कुल सटीक है कि एक जगह 14 का नुकसान हुआ, एक जगह 5 का, और यही दोनों इलेक्शन भी है जो दीपक जी ने बोला भी था। राहुल सर देखिए, ये जैसे दीपक ने बताया, ठीक कह रहा है वो कि ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो पहले भी चल रहा था, ये भी चलेगा, क्योंकि चुनाव प्रदेशों में आने वाले हैं, और ये हमारे जो ढांचा बन गया है कि लगातार कहीं ना कहीं साल में चुनाव होते रहते हैं, तो ये जो वाक युद्ध है, शब्द युद्ध, ये चलने वाला है। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कोई बहुत गहरे अर्थ देखने की हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है कि ये हमने देखा है कि एनडीए गठबंधन भी पहले सफलतापूर्वक चल चुका है, अटल जी चला चुके हैं, कांग्रेस की अल्पमत सरकार का भी गठबंधन एक खूब आराम से 5 साल पूरे कर चुका है। दोनों तरफ के उदाहरण हमारे सामने हैं। तो कोई सरकार या उसका जो मुख्य दल है वो अल्पमत में है या
उसके पास पूरा बहुमत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरकार समूची अस्थायी हो गई। तो इस तरह के इस बयानबाजी से एक दबाव बनाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ हासिल होता है, और दर्शकों को तो निश्चित ही ऐसी हमारी चर्चाओं से भी कुछ हासिल नहीं होता कि हम सबके पास अपनी सूचियां हैं, एक वो शुरू करेंगे, प्रेम शुक्ला शुरू करेंगे तो दुष्यंत जी कहेंगे, उधर वो शुरू करेंगे तो अनुराग शुरू कर देंगे। इससे कुछ होता नहीं है। मैं समझता हूं कि अभी देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो सरकार और विपक्ष दोनों के सामने जो चुनौतियां हैं, उन पर थोड़ी अच्छी बहस हमको करनी चाहिए, जो मुद्दे हैं वो करना चाहिए। ये इसमें क्या रखा है इस बातचीत में, मैं समझ नहीं पाता। नहीं सर, बिल्कुल, लेकिन द इशू इज मीडिया भी तो सर दर्पण ही है ना। वी आर दर्पण ऑफ द सोसाइटी, एंड देन हम डिस्कस करते हैं। जो राजनेता बोलता है, वो राजनेता बोले डोसा बंद कर दूंगा, तो मैं क्या करूं सर? आप बात करिए ना कि मोदी ने कहा था, दीपक जी, कांग्रेस खड़े होकर बोले कि मोदी ने कहा था कि मैं आने के 100 दिन के अंदर यह काम करूंगा, मोदी ने नहीं किया। बोले राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं आई विल डू द डिबेट। आप कर्नाटक में पैसे बढ़ाते हैं पेट्रोल डीजल के, मैं ये कह रहा हूं ये रियलिटी है भाई, सबको ले आइए 1 मिनट, ये रियलिटी है। कांग्रेस है चाहे बीजेपी आए, अनुराग भदौरिया चाहे आपकी पार्टी आए, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आए, किसी की भी पार्टी आए, दुष्यंत जी आपकी भी आए, परेशान मत होइए। लेकिन तो सुन लो, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अरे भाई रुको तो 1 सेकंड प्रोफेसर साहब, दीपक जी, मैं कह रहा हूं कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि मैं दोबारा पेट्रोल को 30, 35, 36, 40 रुपए में ले जाऊंगी। कोई पार्टी नहीं बोल सकती कि मैं दोबारा धड़ी भर आलू आपको 6 रुपए 7 रुपए में दिला सकती हूं, धड़ी भर प्याज 15-20 रुपए में मैं आपको दिला दूंगी। ये सारे अब बताने की कहानियां हो गई। जैसे हमारे बाबूजी, जैसे मेरे पिताजी बोलते, भाई तुम्हें पता है एक आने का वैल्यू क्या होता है? हम अपने मतलब 62 में 60 में हम लोग एक आना लेके जाते थे और इतना ले आते। ऐसे ही हम बताएंगे 25 साल बाद, क्या तुम्हें पता है कि 25-30 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता था? तो ये सारे ये सब रियलिटी है दीपक जी। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दावा करती है, कोई भी, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो चाहे सपा हो, कि मैं दोबारा पेट्रोल 30, 40, 50, 60, 70 भी कर दूंगी, तो वो गलत वादा कर रही है, वो जनता के साथ धोखा कर रही है। दोगे? दे रहा हूं अनुराग जी, रिलैक्स, एक एक करके आ रहा हूं। दीपक जी बोल रहे हैं, फिर आ रहा हूं। बिल्कुल संभव नहीं है ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन अनुराग भाई को मैं एक बात कहना चाहता हूं। अनुराग भाई, मैं किसी के लिए बैटिंग नहीं करता, मैं सिर्फ सत्य को एनालाइज करता हूं। मैं सपा का भी सपोर्टर हूं एक पत्रकार के तौर पे, मैं कांग्रेस की भी बात करता हूं एक पत्रकार के तौर पे। हाँ, एनालाइज जरूर करता हूं कि किसके वो पक्ष में कितना पलड़ा भारी है। यहां पे ये कहना चाहता हूं कि भाई ये बातें अब दूर की हो गई हैं। हम 2024 के अंदर आ रहे हैं, 2029 की तरफ जा रहे हैं। दुनिया के अंदर 2 युद्ध चल रहे हैं, इजराइल और फिलिस्तीन का चल रहा है, यूक्रेन और रूस का चल रहा है। पूरी दुनिया के सप्लाई सिस्टम का क्या हाल है, पेट्रोल डीजल का क्या हाल है, गैसेस का क्या हाल है, हम सब जानते हैं। ग्लोबल महंगाई कितनी और हमारी महंगाई कितनी है, ये भी एक देखने वाली बात है। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं। नहीं, लेकिन अब ये बताइए, आपने कहा आप सबके समर्थन, लेकिन ये तो बताइए कि हाथ देखना ये आपने भविष्यवाणी कब से शुरू की? दीपक दादा, ये आपने पहले ही बता दिया था कि आज अनुराग भदौरिया गाना गाएंगे, ये आपने कब से शुरू किया? ये आज का भविष्यवाणी करने? नहीं, ये तो अरे अनुराग भाई से तो मैं अनुराग भाई को बहुत प्यार करता हूँ, मैं दिल से उनको चाहता हूँ। और अनुराग भाई ने जब आलू उगाए थे ना, और अपना वो वीडियो डाला था आलू उगाते हुए, फिर उन्होंने एक बार दंड बैठक भी पे ली थी। जब अखिलेश भाई हमारे 50 साल के हो गए थे, तब उन्होंने 50 दंड भी लगाए थे। तो मैंने उसी दिन कहा था कि हमारे शहजाद का अनुराग भाई ने आलू उगाए हैं, इससे सोना जरूर निकलेगा। ये मेरे और उनके बीच की मजाक की बात है। अनुराग भदौरिया काउंटर करे, प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। मुंह पढ़ के टेलीविजन पर बता सकता हूं कि अनुराग भाई आज क्या करना चाहते हैं। जय हो। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, विनीत जी आ रहा है उसके बाद। यही हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार है। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे सोच अलग हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं। वो दीपक भाई बता रहे हैं, ये मित्रता है, ये प्यार है, ये होना चाहिए, बना रहना चाहिए। ये बीजेपी के लिए अच्छा संदेश है कि उनको समझना चाहिए, व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए किसी पे भी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कम से कम देश के मुद्दों पे चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आपने ये कहा
कि आप बात सुनते नहीं इसलिए जनता आपको हरा देती। अरे हम तो जनता की ही बात करते रहते हैं, तभी तो जनता ने मुझे 37 सीटों पे दिया उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एंकर और भारतीय जनता पार्टी दोनों टीवी पे बात करते रहते हैं, इसलिए उनको 33 पे समेट दिया। तो सवाल है, जब आप जनता की बात करोगे तो जनता आपको प्यार देगी। और हम आपको फिर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में क्यों नहीं आता है कि आप जैसे हमारे अभी राहुल जी कह रहे थे, आप मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हो, आप मुद्दों से डाइवर्ट क्यों करते रहते हो, वो ये बातें। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूं, आप बात कीजिए ना कि भाई घर के अंदर में ये बिजली कट हो रहा है, पावर कट हो रहा है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोग दुश्वार हो गया है, किस तरह से पानी नहीं आ रहा है घरों में, गांव में लोग परेशान है, इस पे चर्चा कीजिए ना। आपका टीवी चैनल 7 बजे लोग खोल के बैठ जाते हैं रिपब्लिक भारत और ऐसे करके देखते हैं। भैया अब तो मेरी बात होगी, बिजली कट रही है, कहीं कोई तो बात करेगा। बीजेपी वाले जरूर नहीं, बीजेपी वाले नहीं, सापा वाले बोलेंगे। तो हम बोल रहे हैं उनकी बात। चलिए मैं आज आम जनता की बात कर लेता हूं। एक सेकंड दीपक जी आ रहा हूं, एक एक करके दीपक बड़े वो तुरंत पोजीशन आपको पता है कितना डिफिकल्ट की बात बोलिए। अब आप ऐसा मत पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत घटे कर्नाटक में। नहीं, अरे ठीक है, इनको मजा आता है। अरे बात हो जाए दीपक जी, रुक तो जाइए। आपको छींटाकशी करने में मजा आता है, कर लीजिए। 60-65 रुपए तब कहा जाता था, आपकी बार बीजेपी सरकार 30-35 रुपए। राहुल जी आ रहा हूं, इन्होंने कहा था डॉलर के मुकाबले रुपया पतला होता जा रहा है। जब यहाँ पे डॉलर 60 अरे उठाओ ना वो सवाल, रुपए का डॉलर, वो समझाओ राहुल गांधी को। तो क्या बोले कि मोटा हुआ? अनुराग भदौरिया, दैट्स माय प्रॉब्लम। आपके भी नेता हो गया, आपके भी नेता बढ़ गया। बताइए आपके भी नेता 10 सालों में आपके भी नेता मीडिया का माइक आते ही तो बात करते हैं ये सब, जनता के बीच जाके डोसा बंद करवाने लग जाते हैं। तो मैं क्या करूं, 150 करोड़, मैं क्या करूं? कर्जा बढ़े। अरे मेरे को मसाला डोसा बहुत पसंद है भाई, जिम्मेदार कौन है? मैं रोज खाता हूं ऑफिस में। आप बात करिए ना प्राइस राइस, आप बोलिए राहुल गांधी को, अखिलेश जी को बोलिए कि प्राइस राइस की बात करें। देखिए उनके 37 सांसद 36 सांसद जीत के आए हैं, 180 रुपए लीटर बिक रहा है और बढ़ जाए। राहुल देव जी जवाब दे रहे, राहुल देव जी कुछ बोल रहे। राहुल जी जवाब नहीं, कुछ बोलना चाह रहे। राहुल जी, प्रेम जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, मैं तो सारी चीज गिनाता हूं। वेरी गुड, राहुल जी बोल रहे हैं, सीनियर आदमी को बोलने दीजिए। और आप कह रहे हो कोई चीज महंगी नहीं हो, सस्ती होगी। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। हाँ महंगाई है सर, उस पर बात करेंगे। राहुल जी बोल रहे हैं कुछ। राहुल सर। आदरणीय अनुराग भैया, इस 3-4 और लोग बैठे हैं पैनल में, वो लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके लिए कुछ समय छोड़ दिया कीजिए, ये आपसे अनुरोध कर रहा हूं। दूसरी बात, मैं आप सबको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूं। मैं भाजपा के एक नेता का आपके मंच पर सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहता हूं। ये अभी खबर आई है कि केरल के एकमात्र बीजेपी सांसद जो मंत्री है सुरेश गोपी सर, उन्होंने इंदिरा गांधी को मदर ऑफ इंडिया कहा है। नयनार और करुणाकरन जो कांग्रेस और वहां पे लेफ्ट के बहुत बड़े नेता रहे हैं सर, उनको उन्होंने दोनों को अपना गुरु बताया है और करुणाकरन के वहां मेमोरियल पर आज जाकर अपना आदर व्यक्त करने गए थे। ये है, मैं कहूंगा, आदर्श व्यवहार, एक आदर्श राजनीतिक व्यवहार, और मैं इसके लिए सुरेश गोपी का अभिनंदन करना चाहता हूं। एक ये भी उदाहरण हमारे सामने है, मैं समझता हूं कि हम सब लोगों के लिए इसमें एक सबक है, अगर हम उसको ग्रहण कर लें तो बहुत अच्छा है। मुझे इसके अलावा और कोई टिप्पणी नहीं करता। मैं आपकी बात समझता हूं और ये रियल है। प्रेम जी, सुरेश गोपी जी का ये जो कमेंट है, दैट आई हैव ऑलवेज रिगार्डेड इंदिरा गांधी एज द मदर ऑफ इंडिया, ये उनका कमेंट है। देखिए, करुणाकरन जी एक बहुत वरिष्ठ नेता थे, बहुत सीनियर। देखिए, आइडियोलॉजी किसी की भी कुछ भी हो, लेकिन जो राहुल देव जी कह रहे हैं वो एक लार्जर पॉइंट कह रहे हैं कि आप इधर वाले हो चाहे मतलब उधर वाले हो, कुछ डिसेंसी रखिए। प्रेम जी सबके एंडिंग ये विनम्रता भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा सकते हैं। आज तक आपने कभी देखा है कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर किसी कांग्रेस के नेता ने किसी प्रकार का श्रद्धा सुमन अर्पित किया हो? आप याद कीजिए, राहुल जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों ने राहुल जी को देखकर जो है पत्रकारिता का अपने जो है धर्म का निर्वाह करना प्रारंभ किया। आदरणीय अटल जी पहले संसद में, जब तक श्रीमती सोनिया गांधी सांसद के तौर पर नहीं आई थी, संसद में अटल जी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग श्रीमती सोनिया गांधी ने किया था, धैर्य धुरंधर आदरणीय अटल जी भी श्रीमती सोनिया गांधी के शब्दों के चयन को लेकर आहत हुए थे और संसद में खड़े होकर कहा था कि इस तरह के शब्दों के प्रयोग की परंपरा संसद में नहीं रही है। तो इस भारत के देश में संसदीय परंपरा को कलुषित और कलंकित करने का कुकर्म जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का ही रहा है।
अभी तो आपने देखा उड़ीसा में जल्दी से। सरकार बनी, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी स्वयं गए और नवीन बाबू पटनायक को निमंत्रित करके आदर पूर्वक मंच पर उनका वैसा ही सम्मान था जैसा सम्मान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का था, जैसा सम्मान आदरणीय अमित भाई का, आदरणीय नड्डा जी का था, उसी कोटि का सम्मान आदरणीय नवीन बाबू को दिया गया। लेकिन विपक्ष में यहाँ आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, कहां पर किसी प्रकार की सदाशयता का प्रदर्शन क्या कांग्रेस की तरफ से किया गया? क्या श्रीमती सोनिया गांधी कभी जो है इस तरह का उनकी तरफ से किसी प्रकार का सौहार्द का परिचय दिया गया क्या? और अनुराग जी आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, अनुराग जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं जरा, आपकी पार्टी का जब से स्थापना हुई है ना समाजवादी पार्टी की, 96 से लेकर 2024 तक आपको जितनी कुल सीटें मिली ना, उन सीटों से कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश इकाई को 2014, 19 और 24 के चुनाव में मिली है। कृपा करके जाके आंकड़े जोड़ दीजिएगा। मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव 2 पीढ़ियों को जितनी सीटें मिली ना, उससे अधिक उत्तर प्रदेश भाजपा को जना। बोलिए 10 सेकंड को ये भी देश को ये भी बता दीजिए कि अनुराग जी आप बोलिए। आप अनुराग जी आ रहा हूं, वेट। ने संसद में किस तरह से अनुराग जी आ रहा हूं, वेट। 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया और किस तकलीफ आपको, दर्द आपको हो रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी दर्द आपको हो रहा है, ठीक है, पॉइंट टेकन, जल्दी बोलिए 10 सेकंड। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 150 से अधिक सांसदों को निलंबित किया, बलपूर्वक उनको बाहर निकाला, वो दिखाता है कि आप बातें कहने के लिए कुछ और हैं। विनीत गोयन का लोकतंत्र विनीत गोयन का एंडिंग कमेंट, परंपराओं में विनीत गोयन का एंडिंग कमेंट्स, विनीत गोयन का 30 सेकंड्स, विनीत गोयन का नागर जी सुनिए, राहुल जी का ना कोई पराक्रम है ना उनके पास कोई प्रमाण है काम करने का, केवल पर निंदा करने में विश्वास रखते हैं। और मोदी जी का आप देखिए, प्रमाण बहुत है, कितने गिनाओ बताइए, पराक्रम बहुत है, कितने गिनाओ बताइए, पराजित लोगों को उन्होंने कई बार किया, कितने किया बताइए, बता देता हूं। परम वैभव की तरफ वही लेके जाएंगे भारत को। एक मान के चलिए, मोदी जी ही केवल परम वैभव की तरफ जाने का रास्ता है, बाकी सब जो है मिथ्य है, ये मान लीजिए। दीपक चौरसिया एंडिंग कमेंट्स, दीपक दादा एंडिंग कमेंट्स। तो अनुराग भाई से इतनी अच्छी बात हुई थी, उसके बाद मैं आज सिर्फ यही कहना चाहूंगा, एक पत्रकार के तौर पर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, क्योंकि ऐश्वर्या इस पर बड़ा जोर देते हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो बिल्कुल सुना आपने। और बाकी अनुराग जी, वो आपके वीडियो बहुत समय से नहीं आई है गोले वाली, तो जरा वेट कर रहा हूं सर। बोलिए अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स इन द नाम एंडिंग। देखिए मैंने बोला प्रेम शुक्ला जी की पीड़ा देखिए बीजेपी की। हम क्या पीड़ा पे आ गए, 33 प्रेम जी आपको पीड़ा है? प्रेम जी आपको पीड़ा है? हो रही है पीड़ा। प्रेम शुक्ला जी आपको पीड़ा है? आपकी जितनी प्रेम जी आपको पीड़ा है? भाई वो तो हंस रहा है, भाई वो तो आपको हंस रहा है, गीत गाने लगे, भाई वो तो आपको हंस रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी टेकन दीपक जी, वही है जो आज राहुल जी ने कहा, सुरेश गोपी का वो कमेंट, उसको बहुत ब्रीफली कह रहा हूं, डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। क्या ऐसा हम दोबारा देख सकते हैं दिस काइंड ऑफ कॉन्डक्ट? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। को पावर्ड बाय हिंद, बड़े आराम